नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सिर्फ अपना काम करने के लिए समंदर में जाते हैं, वह अचानक किसी और की जंग में फंस जाएं? आज की कहानी ऐसे ही भारतीय नाविकों की है। ये लोग दुनिया भर में जहाज चलाते हैं, सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं और वैश्विक व्यापार को चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज वही लोग सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तक 17 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है और 166 भारतीय नाविक अभी भी अलग अलग जहाज़ों पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या आज की जंग सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही? क्या अब इनका असर उन आम लोगों पर भी पड़ रहा है जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सीफेयर्स होते कौन है। सीफेयर्स यानी वे लोग जो जहाज पर काम करते हैं। कोई जहाज चलाता है, कोई सामान लोड और अनलोड करता है, कोई इंजन की देखभाल करता है, तो कोई जहाज को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाता है। इनकी वजह से दुनिया के एक देश का सामान दूसरे देश तक पहुंचता है। हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, जो तेल, गेहूँ, मशीनें और दूसरी ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें समुद्र के रास्ते ही हमारे पास पहुँचती हैं। यानी सीफेयरर्स चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन दुनिया का व्यापार चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब समुद्री रास्तों पर युद्ध या हमला होने लगता है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं जहाज़ों और उन पर काम करने वाले नाविकों पर आ जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, भारतीय नाविक इतने ज़्यादा क्यों हैं? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में लोग समुद्री जहाज़ों पर काम करने जाते हैं। कई भारतीय युवा मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं क्योंकि वहां अच्छी सैलरी मिलती है, विदेश जाने का मौका मिलता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी सच्चाई भी जुड़ी है। इनमें से कई भारतीय विदेशी कंपनियों के जहाज़ों पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर वह जहाज़ किसी युद्ध वाले इलाके से गुजर रहा हो या उन पर हमला हो जाए तो भारतीय नाविक भी सीधे खतरे में आ जाते हैं। यही कारण है आज की दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का असर भारतीय नाविकों पर पड़ रहा है, जबकि उन युद्धों से उनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं, अगर मीडिया देख रहे होंगे खबरें, तो रूस यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका और ईरान के युद्ध में हमारे मारे गए नाविक। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यह संकट कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, यह संकट अचानक नहीं आया, धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। सबसे पहले खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा, फिर ईरान, अमेरिका और आसपास के समुद्री इलाकों में टकराव बढ़ने लगा। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध का असर काला सागर तक पहुंच गया। इन सबका असर समुद्र में चलने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर भी पड़ने लगा। जो जहाज पहले सुरक्षित माने जाते थे, वे भी अब खतरे में आने लगे, और जब जहाज सुरक्षित नहीं रहे तो उन पर काम करने वाले नाविक भी खतरे में आ गए। इसी दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें भारतीय नाविकों की जान चली गई। कई जहाज़ों पर मिसाइल से हमला हुआ, कई ड्रोन से, तो कहीं युद्ध के बीच फंस जाने की वजह से हादसे हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे दुखद हिस्से की। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 17 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। कुछ नाविक खाड़ी देश में हुए हमलों का शिकार बने, कुछ रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित काला सागर इलाके में फंस गए, और कुछ ऐसे जहाज़ों पर थे जो युद्ध वाले इलाकों से गुजर रहे थे। सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, वे सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वे सैनिक नहीं थे, उनका किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने समुद्र में गए थे, लेकिन युद्ध की आग उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। अब बात करते हैं उन 166 भारतीय नाविकों की जो अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज क्षेत्र में 166 भारतीय नाविक अलग अलग जहाज़ों पर मौजूद हैं। इनमें कुछ भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर हैं, जबकि कुछ विदेशी कंपनियों के जहाज़ों पर काम कर रहे हैं। यहाँ फंसने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वे आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब यह भी है कि वे एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। उनके जहाज आगे बढ़ने से बच रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का जोखिम बना हुआ है। उन्हें कब सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, इसकी भी कोई पक्की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक रहने से उनकी मानसिक परेशानी भी बढ़ सकती है। कई बार ऐसे हालात में नाविकों को ठीक से नींद नहीं आती, तनाव बढ़ जाता है और रोजमर्रा की जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में कुछ घटनाएं बहुत अहम रही। सबसे पहले खाड़ी क्षेत्र में कई जहाज़ों पर हमले हुए। इन हमलों में कुछ भारतीय नाविकों की जान चली गई। इसके बाद काला सागर में भी एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि खतरा अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग समुद्री रास्ते भी अब युद्ध के असर से सुरक्षित नहीं रहे। इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने चिंता जताई और संबंधित देशों के साथ संपर्क किया। लेकिन समुद्र में चल रहे युद्ध और तनाव को रोकना किसी एक देश की बस की बात नहीं है। यही वजह है कि यह संकट और भी मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वो टाइमलाइन है जिसमें हमारे 17 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। यह खबर इंडिया टुडे की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है अभी भी हमारे 166 भारतीय नाविक समुद्र में फंसे हुए हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए रख रहा है। अलग अलग देशों में मौजूद भारतीय दूतावास को भी सक्रिय किया गया है। साथ ही प्रभावित भारतीय नाविकों और जहाज़ों से संपर्क बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उन पर बेहद नजर रखने के लिए सीफेरर फर्स्ट जैसी पहल की भी चर्चा हुई है।
सरकार की कोशिश है किसी भी संकट की स्थिति में नाविकों की जल्दी पहचान हो, उनसे संपर्क बना रहे और उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर जहाज किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध वाले इलाके में फंस जाए तो भारत के पास सीधे कार्रवाई करने के विकल्प सीमित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम शिपिंग कंपनियों की जिम्मेदारी की बात करें तो इस पूरे मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि शिपिंग कंपनियां भी बड़ी जिम्मेदारी ले रही हैं। कंपनियों को चाहिए कि अगर कोई रास्ता खतरनाक हो तो पहले से ही नाविकों को उसकी पूरी जानकारी दें। जहां युद्ध या हमले का खतरा ज़्यादा हो वहां जहाज भेजने से बचें। नाविकों के लिए अच्छा बीमा और आपातकाल में मदद की पूरी व्यवस्था रखें। अगर कोई संकट आ जाए तो उन्हें सुरक्षित निकालने की पहले से ही योजना तैयार हो। कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरी बचाने के दबाव में नाविकों को खतरनाक रास्ते पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। अगर जहाज कंपनी का है तो उस पर काम करने वाला हर नाविक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कंपनी की होनी चाहिए। अब सोचिए उन परिवारों के बारे में जो भारत में बैठे हैं। एक बेटा, एक पति, एक पिता समुद्र में काम करने गया है। फिर खबर आती है कि उसका जहाज फंस गया है या उसे संपर्क टूट गया है या वह किसी हमले में मारा गया है। उस परिवार पर क्या बीतती होगी। इसीलिए यह मामला सिर्फ मैरीटाइम इशू नहीं है, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। हर ट्रैप्ड नाविक के पीछे एक पूरा परिवार होता है जो डर, उम्मीद और अनिश्चितता के बीच में जी रहा है। दोस्तों, इस घटना से दुनिया को बड़ा सबक मिलता है। आज के युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे समुद्र तक पहुंच चुके हैं और इसका असर सामान्य कामगारों पर पड़ रहा है। सीफेरर्स दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनकी सुरक्षा अक्सर सबसे कम प्राथमिकता बनती है। अगर दुनिया को सच में ग्लोब ट्रेड चलाना है तो उसे ग्लोबल सीफेरर सेफ्टी को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भविष्य में क्या हो सकता है तो आगे 3 बड़े खतरे दिखते हैं। पहला, अगर युद्ध और तनाव बढ़ा तो और भी भारतीय नाविक जोखिम में आ सकते हैं। दूसरा, यदि शिपिंग कंपनीज ने रूट बदलने में देरी की तो जान माल का नुकसान बढ़ सकता है। तीसरा, भारत को अपने सीफेरर्स के लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना होगा। इसमें शामिल हो सकता है बेटर ट्रैकिंग, फास्ट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग फॉर रिस्की जोन्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ 17 मौतों और 166 फंसे भारतीय नाविकों की कहानी नहीं है। यह उस दुनिया की कहानी है जहां मेहनत करने वाले लोग युद्ध की गलती की कीमत चुका रहे हैं। भारतीय सीफेरर्स हर दिन दुनिया को चलाते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो वही लोग सबसे पहले भुला दिए जाते हैं। अब जरूरत है उनकी सुरक्षा की, उनकी आवाज़ सुनने की और यह मानने की समुद्र में काम करने वाला हर इंसान सिर्फ वर्कर नहीं है, एक लाइफ है। अगर हम व्यापार से फायदा लेते हैं तो हमें उन लोगों की सुरक्षा भी जिम्मेदारी लेनी होगी जो व्यापार चलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ही बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।